हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज हमारी ये रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बहुत सारी चीजों को इन डिटेल में। कल हमने देखा था कि यार कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो असिंक्रोनस है ना। और हमें ये भी पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या हमारी एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, मतलब एक बार में एक ही टास्क एग्जीक्यूट हो सकता है, मल्टीपल टास्क एक साथ नहीं हो सकते एग्जीक्यूट। ठीक, हाँ जी। तो आज हम ये जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनस बिहेवियर वो कैसे अडॉप्ट करता है, उसके पास वो पावर कहां से आती है कि वो असिंक्रोनस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे। ठीक, हाँ जी। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को इन डिटेल समझने वाले हैं। तो मैंने कोड पहले ही लिखा हुआ है, तो आपको यहां पे पहले हमारी एक स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक, तो यहां पे मेरा ये कोड आपको बिल्कुल बारीकी से दिख रहा होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा कोड है जिसमें सबसे पहले हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल लॉग हेलो कोडर आर्मी। फिर हमारा एक फंक्शन है मीट, हाँ जी, जिसके अंदर एक एरे है और उस एरे की 0 वाली वैल्यू को मैं प्रिंट करा रहा हूं। उसके बाद एक फंक्शन ग्रीट है, हाँ जी, उसमें मैंने एक वेरिएबल रखा 2+3, उसको मैं प्रिंट करा रहा हूं। फिर मैं मीट फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और फिर लास्ट में प्रिंट करा दे रहा हूं a × a। और लास्ट में मेरा ग्रीट है और लास्ट में मैं कंसोल लॉग प्रोग्राम एंड को करा दे रहा हूं। अब नॉर्मल उसमें ये वाला टास्क किस तरीके से परफॉर्म होगा, एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। हमको पता है कि ये जो पूरा प्रोग्राम होगा ये किसके अंदर जाएगा, हमारे कॉल स्टैक के अंदर जाएगा। याद है आपको? हाँ जी, मैंने आपको कहा था जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं, ठीक, तो ये 2 फेज में होता है, एक तो मेमोरी एलोकेशन फेज और अगला कोड रन फेज। ठीक, हाँ जी। तो इस कोड का एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि ये पूरा कोड उठा के उन्होंने यहां रख दिया है। ठीक है, हाँ जी, इसको मेमोरी एलोकेट कर दिया है, हाँ जी, और ये कोड यहां भी आपका प्रेजेंट है। ठीक है, अब कोड रन की बारी है। मेमोरी एलोकेशन हो चुका है, उस फेज वाले की हम बात ही करेंगे। अब हम करेंगे कि ये कोड एक्चुअल में रन कैसे करेगा। तो आप अभी ये अज्यूम करो कि ये लाइन नंबर 1 से 16 तक पूरा कोड अभी यहां पे प्रेजेंट है। ठीक, अब हम ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा तो अब हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक, अगर मैं यहां पे बात करूं, सबसे पहले इसने लिखा कि कंसोल लॉग हेलो कोडर आर्मी। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको कंसोल बोलूं तो यहां पे हेलो कोडर आर्मी प्रिंट हो जाएगा लाइन बाय लाइन। क्लियर है? हाँ जी भैया। उसके बाद आपने पहली लाइन कर ली, दूसरी लाइन में कुछ नहीं है, तीसरी लाइन में उसने देखा फंक्शन, एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन का एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक फंक्शन कॉल नहीं होता। हाँ जी, तो ये यहां से लेके यहां तक ये पूरे को स्किप कर देगा क्योंकि ये सब फंक्शन का पार्ट है। लाइन नंबर 7 पे आया, स्पेस था, नेग्लेक्ट करेगा। लाइन नंबर 8 आया, फिर से देखा कि 8 से लेके 13 तक क्या है आपका, पूरा क्या है, 8 से लेके 13 नंबर तक एक फंक्शन है। ठीक है, जो डिफाइन कर रखा है, अभी फंक्शन कॉल नहीं कर रखा है। ठीक है, तो वो लाइन नंबर 14 में पहुंच जाएगा, उसे पता है इसको इग्नोर करना है। अब उसका ये ट्रैक कैसे कर रहा है, यहां पे ये लाइन 1 से लेके 16 तक आपका कोड लिखा गया है, ये पूरा कोड इसी के अंदर प्रेजेंट है, इसी के अंदर। ठीक, हाँ जी। अब वो देख रहा है लाइन नंबर 14 को, लाइन नंबर 14 देखी, उसने देखा स्पेस है, नेग्लेक्ट करो। लाइन नंबर 15 देखी, अब जैसे ही उसने यहां पे देखा कि आप यहां पे कर रहे हैं फंक्शन को कॉल, और जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होता है, जैसे आपका फंक्शन कॉल होता है तो उसको भी उठा के इस स्टैक के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप ये देखोगे कि ग्रीट फंक्शन को जब कॉल किया गया तो ये पूरा फंक्शन इस वाले के अंदर प्रेजेंट होगा। एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपका क्रिएट होता है, एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। फिर इसमें फिर से वही मेमोरी एलोकेशन फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो अभी हम सिर्फ कोड को एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा कोड किसके अंदर प्रेजेंट है, इस वाले के अंदर। ठीक, अब इसको देखना है कि लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 12 तक का मुझे पूरे कोड को एग्जीक्यूट कराना है। कहां से लेके, लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 12 तक का कोड देख रहे हो आप? हाँ जी, ये कोड पूरा एग्जीक्यूट कराना है, सॉरी 13 तक। ओके, तो उसने देखा, यहां से उसने रीड करना स्टार्ट किया। अब जब उसने रीड करना स्टार्ट किया तो उसने देखा पहले इस वाली लाइन पे तो फंक्शन दे रखा है, हाँ जी, यहां पे उसने देखा अच्छा एक वेरिएबल लो, उसमें 2+3 कर दो, 5 आ गया। ठीक है, फिर अगला उसने कहा इसको प्रिंट करा दो, तो आपकी स्क्रीन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने अगला फंक्शन देखा, यहां पे अगला फंक्शन उसने देखा। ठीक है, लाइन नंबर 11 पे 8 लाइन कंप्लीट हो चुकी है, 9 कंप्लीट, 10 कंप्लीट, 11 पे अभी वो करंटली प्रेजेंट है। अब फिर से जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होता है तो वो क्या करता है, फिर से उस पूरे फंक्शन को कहां डालेगा, स्टैक के अंदर। कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, ये वाला, है ना। हाँ जी, तो ये पूरा कोड कहां आ जाएगा, इस वाले के अंदर। क्लियर है? हाँ जी, ये पूरा
अब इसके अंदर आ चुका है। जैसे फंक्शन कॉल होता है उसको स्टैक के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक, हाँ जी। अब इसे बताए इसके लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 6 तक को, क्योंकि यहां से लेके यहां तक है, इसको उसको एग्जीक्यूट करना है। 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। ठीक है, अब इसको ये रीड करना स्टार्ट करेगा एक एक करके। पहले इसने देखा 3rd लाइन, अच्छा यहां पे तो फंक्शन दे रखा है। ठीक है, उसने अगली लाइन 4th लाइन देखी, अच्छा एरे के अंदर ये डाल दो। ठीक है, अगली लाइन भैया इसको प्रिंट करा दो। एरे 0 के अंदर क्या वैल्यू लिखी गई है भैया, वहां पे लिखी गई है आपकी 2, वो प्रिंट करा दिया। अगली लाइन देखी, 3 लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, 4 एग्जीक्यूट हो गई है, 5 6 जाएगा, 6 में कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, जैसी सारी के सारी लाइंस खत्म हो गई, क्योंकि उसे 3 से लेकर 6 तक एग्जीक्यूट करना था ना। जैसे ही आपका सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये क्या करेगा, इस पूरे को अब यहां स्टैक से निकाल देगा। जितनी लाइन आपको एग्जीक्यूट करानी थी उनको अब निकाल दो। ठीक, हाँ जी। अब वापस वो स्टैक में वापस चला जाएगा कि जहां से उसको कॉल किया गया था। तो आपने देखा था कि आपने उसको यहां से कॉल किया था, तो मतलब लाइन नंबर 11 तक तो एग्जीक्यूट हो चुकी चीजें। देखो 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन। अब किस लाइन पे जाएगा, 12th। अब वो 12th वाली लाइन पे जाएगा, इस पे। ठीक है, इसको उसने प्रिंट करा console log a into a, कितना आ जाएगा 25 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, हाँ जी। फिर अगली लाइन पे जाएगा 13 लाइन पे। 13 लाइन पे चेक करा, 13 लाइन पे क्या लिखा है भैया, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं करना, एग्जीक्यूट खत्म। 8 से लेके 13 लाइन तक उसे एग्जीक्यूट करना था, सारा काम कंप्लीट। अब ये फिर से वही करेगा, जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाता है किसी फंक्शन का, उसको यहां से निकाल दो, उसको यहां से निकाल दो। ठीक है, अब जैसे ही वो निकाला, अब फिर से अब टॉप पे कौन है, जो टॉप पे होता है उसको एग्जीक्यूट करता हो। ठीक है, यहां पे हमने देखा कि भैया इसमें 1 से लेके 16 लाइन तक एग्जीक्यूट करना था। ठीक है, आपने देखा था कि 15 लाइन तक तो एग्जीक्यूट हो चुका है ना, क्योंकि यहीं से फंक्शन कॉल हुआ था। हाँ जी, अभी किसको एग्जीक्यूट करेगा, 16 लाइन को। तो यहां पे प्रिंट करा देगा प्रोग्राम एंड, प्रोग्राम एंड। ठीक, हाँ जी। जैसे आपका प्रोग्राम एंड हुआ तो आपने देखा कि लाइन 1 से लेकर 16 तक मैं सब एग्जीक्यूट कर चुका हूं। अब मेरे पास कुछ एग्जीक्यूट कराने के लिए है नहीं, तो अब ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी इस स्टैक से बाहर निकल जाएगा। तो मतलब ये क्या, किस बात पे ध्यान दे रहा है कि भैया मुझे कहां से लेकर कौन सी लाइन तक एग्जीक्यूट कराना है। जैसे वो सारी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो वो स्टैक से बाहर निकल जाएगा। जैसे आपको दिखता है कि कोई फंक्शन कॉल हुआ है तो उसको आपको स्टैक के अंदर डाल देना है, उसको किसको कहां डालना है, स्टैक के अंदर डाल देना है। बस इस तरीके से हमारी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट काम करती है, बिल्कुल प्यारे से। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केसेस की। ठीक, अभी कल हमने जाना था कि हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट नाम का। ठीक, और हमने जाना कि भैया ये जो सेट टाइम आउट है, अगर आपको हमारा कोड दिख रहा होगा, ये सेट टाइम आउट, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, ये हमारी वेब एपीआई का पार्ट है। अब आप बोलोगे भैया ये एपीआई क्या होता है, एपीआई क्या होता है मेरे दोस्त। एपीआई एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या है, मान लो आपके पास दो चीजें हैं, दो सिस्टम है। ठीक है, हाँ जी, इनको आपस में इंटरेक्ट करना है, इनको आपस में इंटरेक्ट करना है, कुछ बातें करनी है, मान लो मैसेज भेजना, कुछ भी भेजना है। ठीक है, इसको मैं क्लाइंट मान लेता हूं, इसको मैं सर्वर मान लेता हूं। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। ठीक, एपीआई आपके सेट ऑफ रूल्स हैं कि ये बात किस तरीके से करेंगे। जैसे हमारे नॉर्मल रियल लाइफ में अगर दो लोगों को बात करना है तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, तभी मैं उस कम्युनिकेट कर पाऊंगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं मैं इंसान हूं, मुझे भैंस के साथ बात करनी है, क्या मैं बात कर पाऊंगा, क्योंकि लैंग्वेज समझता नहीं है। अब मेरे सामने एक दूसरा इंसान है तो हम बोल देंगे भैया तुम्हें इंग्लिश में बात करोगे, तो अब दोनों लोग इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही मुझे इन डिवाइसेस का एक सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ता है जिससे ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। ठीक, हाँ जी, मान लो ये इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है कि तू ना मेरा इंस्टाग्राम पेज खोल के दे दे। अगर ये इंस्टाग्राम बोलूं, हाँ जी, ये बोल देगा कि मेरी प्रोफाइल को आप ला दो। ठीक, हाँ जी। अब ये पहले इस सेट ऑफ रूल्स बनाने की जरूरत क्यों है, पहले वो भी सवाल है। देखो, जो आपका ये क्लाइंट हो सकता है, ये कोई ब्राउजर भी हो सकता है। हाँ जी, ये कोई आपका ऐप हो सकता है, मैं फोन में ऐप चलाता हूं। हाँ जी, एंड्रॉइड वाला ऐप हो सकता है। हाँ जी, ये आईफोन का ऐप हो सकता है। हाँ जी, तो मतलब ये अलग अलग सिस्टम पे बिल्ड हुए हैं। ठीक है, अलग अलग, कोई ये ब्राउजर अलग तरीके से बिल्ड हुआ है, ये ऐप अलग तरीके से बिल्ड हुई है, आईफोन अलग तरीके से जो उसकी ऐप बिल्ड हुई है, आपका एलेक्सा है वो अलग तरीके से बिल्ड हुआ है ना। मतलब वहां पे जो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करी है, ठीक है, जो लैंग्वेजेस यूज करी है वो अलग अलग तरीके से बिल्ड हुई हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी होगी, ठीक है, तो उन्हें एक कॉमन टर्न पे आना पड़ेगा। कॉमन टर्म बात करने का मतलब, अगर मैं बोलूंगा मैं यहां पे क्लाइंट हूं, अब मुझे यूट्यूब के सर्वर से बात करनी है, यूट्यूब के सर्वर से बात करनी है, तो मैं कैसे बात करूं, तो उस बात का कुछ फॉर्मेलिटी होनी चाहिए ना। हाँ जी, कि इस तरीके से बात करोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। मैं यूट्यूब को बोलूंगा भैया आप मुझे ये वाली वीडियो ला के दे दीजिए,
ठीक है, तो हम कुछ सेट ऑफ रूल्स बना देंगे कि भैया तुम बात इस तरीके से करोगे और इस बात का तुम्हें इस टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा, बस। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एपीआई कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ताकि दो अलग अलग टेक्नोलॉजी बात कर पाए। खुद सोचो ना, ये अलग तरीके से बिल्ड हुआ है, ये अलग तरीके से बिल्ड हुआ है ना। तो ये बात कैसे करेंगे, अगर मैं इंसान हूं, ठीक है, मैं इंडिया में रहता हूं, कोई अफ्रीका का इंसान है, मुझे उसके साथ बात करनी है। वो अफ्रीका वाला तो अलग अलग तरीके से बना है, हाँ जी, उसके जेनेटिक्स अलग है, सब कुछ अलग है, उसकी भाषा भी अलग है, मेरी भाषा, मेरी जेनेटिक्स सब अलग है, हाँ जी। अब अगर मुझे उससे कुछ चाहिए, मैं उससे कुछ बोलना चाह रहा हूं, मैं बात करना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे बात कर पाऊंगा। तो हमें एक कॉमन उसमें आना पड़ेगा, कॉमन ग्राउंड पे कुछ सेट ऑफ रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे। उस सेट ऑफ रूल्स क्या हो सकती है कि भैया तुम्हें इस लैंग्वेज में बात कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। हमने डिसाइड कर ली कि हम बंगाली में बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ओके। तो अब मैं उसके साथ बात कर सकता हूं, वरना मैं उसके साथ बात ही नहीं कर पाऊंगा। तो सेम यहां पे होता है, क्लाइंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, है ना, वो अलग अलग तरीके से बिल्ड हो सकते हैं। कोई जावा में बनाया, कोई जावास्क्रिप्ट में बनाया, कोई एप्लीकेशन अलग अलग लैंग्वेज में बनी है। अब ये अलग सर्वर से कैसे बात करेगा, तो उसके लिए हमने सेट ऑफ रूल्स बना दिए कि भैया अगर तुम रिक्वेस्ट मारोगे, अगर तुम्हें सर्वर को पूछना है, तो तुम एक पर्टिकुलर इसमें पूछोगे, पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट में पूछोगे सर्वर को कि भैया मुझे ये लाके देते, ठीक, हाँ जी। और फिर सर्वर जब आपको आंसर देगा तो वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा। तो वो फॉर्मेट क्या है कि वो यूनिवर्सल, हर कोई उस फॉर्मेट को समझ पाए, है ना। क्योंकि आपको पता है एट द एंड मेरे जो क्लाइंट सर्वर होते हैं ये बाइनरी समझते हैं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट लेना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं बोलूंगा, आईफोन बोलेगा कि मेरे साथ ऐसे बात करनी है, वो कह रहा है मुझे मेरे साथ ऐसे बात करनी है, वैसे करनी है। हमें एक यूनिवर्सल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तभी ये डिवाइस ताकि बात कर पाए, है ना। क्योंकि इसको अलग अलग लोगों ने बनाया है, अगर अलग अलग लोग बना रहे हैं तो उनके अलग अलग रूल्स बना सकता है हर कोई, हाँ जी। तो बात कैसे करेंगे फिर डिवाइसेस। अगर मैं आज आपको बोलूं कि आपको खुद की एक ऐप बनानी है, खुद की आपको अपनी ऐप बनानी है, और आप एक ऐसी लैंग्वेज चुनेंगे जो आज तक बनी नहीं है, ठीक है। मान लो आपने एक ऐप बना दी, एक ऐप बना दी, अब आपको उस ऐप से यूट्यूब को कनेक्ट करना है, यूट्यूब से बात करनी है ना। तो आपको सेट ऑफ रूल्स पता होने चाहिए कि यूट्यूब से कुछ भी मुझे मंगाना है, कोई वीडियो मंगानी है, कुछ मंगाना है, तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, हाँ जी। तभी उसी फॉर्मेट में उसको भेजूंगा, ठीक है। उसी को हम एपीआई कहते हैं। मैं एक एपीआई रिक्वेस्ट मारता हूं और एपीआई मुझे रिस्पॉन्ड करके दे देती है। तो वो एपीआई क्या है, सेट ऑफ रूल्स है कि मैं कैसे दो मेरी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ बात कर सकती हैं, ठीक है। उसका हमने एक फॉर्मेट बना दिया, इस फॉर्मेट में तुम बात करोगे, ठीक है। एपीआई के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में भी बहुत ध्यान से जानेंगे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया आपको, ठीक। अब यहां पे इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य क्या था, ठीक। मैंने आपको बोला कि मेरा जो ये सेट टाइम आउट है, ठीक है, ये मेरा जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये मेरा वेब एपीआई का पार्ट है। मतलब मेरा जावास्क्रिप्ट इस सेट टाइम आउट को नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है, क्योंकि भाई जो आपका कॉल स्टैक होता है, ये जो कॉल स्टैक है, इसका सिंपल सा काम है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना एक एक करके, एक एक करके। आपने देखा था ना, जब मैं यहां पे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा रहा था तो मैं एक एक करके एग्जीक्यूट करा रहा था। पहले मैं इसको करा रहा था तो एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी, तो हेलो कोडर आर्मी प्रिंट हुआ। फिर मान लो यहां पे अगर और भी होता, कंसोल लॉग, यहां पे एक और कंसोल है, यहां पे एक और कंसोल है, तो एक एक करके पहले ये वाला होता, हाँ जी, फिर ये होता, तो एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन। ये नहीं कि ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो गए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। किसमें, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉल स्टैक के अंदर वो देखता है कि कौन सी वाली लाइन को मुझे एग्जीक्यूट कराना है, कौन सी वाली लाइन को मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो एक बार में एक ही लाइन। जब वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है तब वो नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ता है, ठीक, हाँ जी। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां पे ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ होगा, तो देखो सेट टाइम आउट इसका पार्ट तो नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका रिजल्ट अगर गेस करोगे तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर मैं आउटपुट आपको गेस करने के लिए कहूं तो आप लोग भैया हेलो कोडर आर्मी प्रिंट होगा, हाँ जी, ये वाला प्रिंट होगा। फिर भैया ये पूरा आई इंटू बी करके पूरा प्रिंट हो जाएगा कि 20 इंटू 20 400, हाँ जी। और फिर मेरा प्रिंट हो जाएगा 30 इंटू 20 600, और फिर 11 इंटू 20 220, ये प्रिंट हो जाएगा। और हर एक 5 सेकंड में ये प्रिंट होता जाएगा, हर एक 5 सेकंड के अंदर ये ना क्या 6। उसके बाद सॉरी एक ही बार प्रिंट हो जाएगा 6। वो कितने बार टाइम बाद होगा, 5 सेकंड के बाद, ठीक, हाँ जी। अब इसको मैंने ऐसा क्यों बोला कि सेट टाइम आउट इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, उसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। आप खुद सोचो, मैंने कहा एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। वो आया आपके यहां पे पहली लाइन, पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, जीईसी बनेगा, हाँ जी भैया। जीईसी में क्या होगा, पहले मेमोरी एलोकेशन फेज और फिर कोड एग्जीक्यूशन।
तो उसने पहली लाइन को पढ़ा, हेलो कोडर आर्मी, प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसने इस सेट टाइम आउट में आया। सेट टाइम आउट क्या कहता है, इस फंक्शन को 5 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट कर देना, इस फंक्शन को 5 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट कर देना। अब अगर इसका ख्याल यही रख रहा है कि इसने 1 लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया है, क्योंकि इसको भी बोला गया ना कि लाइन नंबर 1 से लेके 12 तक तुझे सब कुछ एग्जीक्यूट करना है। 1 एग्जीक्यूट हो गई है, 2 एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं अगर 3 लाइन की बात करूं, थर्ड लाइन पे ये, हाँ जी, अब मैं इसको थर्ड लाइन पे, अगर ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता, मान लो अगर ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता, ठीक, तो इसको क्या इंस्ट्रक्शन ये है कि 5 सेकंड के बाद आपको ये वाला फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना है, ये वाला, ठीक है। तो उसको बैठ के वहां पे टाइम गिनना पड़ेगा, और क्या टाइम, अगर टाइम गिनना अगर जावास्क्रिप्ट खुद ही शुरू कर दे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, मेरी सिंगल थ्रेड है, एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो ये अभी इंस्ट्रक्शन क्या है उसके लिए कि 5 सेकंड के बाद आपको, अगर मान लो आप ही हो जावास्क्रिप्ट, अब मैं आपको कह रहा हूं कि 5 सेकंड के बाद तुम्हें इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो तुम क्या करोगे, अगर जावास्क्रिप्ट इसको इंप्लीमेंट करता, तुम बैठ के पहले, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन मिल गया ना, अब तुम्हें 5 सेकंड के बाद इसको करना है, तो तुम टाइम गिनोगे, भैया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड हो गए। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो अगर ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता तो भैया ये जो 6 लास्ट में आ रहा है ना, 2 + 4, ये यहां पे आता, और उसके बाद आपका 400, 600, 220 आता। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। सेट टाइम आउट हमारा पार्ट है वेब एपीआई का। जी हां, किसका पार्ट है, वेब एपीआई का। और वेब एपीआई बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। इसने आपको बोल दिया है, ये कह रहा है मेरे पास सेट टाइम आउट है, ये कह रहा है मेरे पास सेट इंटरवल है, मेरे पास फैच ऑपरेशन है। ये क्या है भैया, ये फैच, सेट टाइम आउट, हाँ जी। मेरे पास डॉम है, जो डॉक्यूमेंट आप देखते हो ना, हाँ जी, उसको भी ये कह रहा है, ये भी मेरे पास ही है, ये जावास्क्रिप्ट के पास नहीं है। कंसोल मेरे पास है, ये भी मेरे पास ही है, ये सब कुछ मेरे पास है। ये कह रहा है सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, फैच हो गया, डॉम हो गया, कंसोल हो गया, ये सब मेरे जावास्क्रिप्ट के पार्ट नहीं है, ये वेब एपीआई के पार्ट हैं, ठीक, हाँ जी। अब भैया ये वेब एपीआई क्या होता है, देखो ये क्या कह रहा है कि भैया मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपको इससे अगर इंटरेक्ट करना है, ठीक है, तो मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देना पड़ेगा, पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो ये उसका फॉर्मेट रहा, मैंने आपको कहा था ना, अगर 2 अलग चीजों को बातें करनी है आपस में, अगर 2 अलग चीजों को आपस में बात करनी है, तो उन्हें कॉमन उसमें आना पड़ेगा, कॉमन सेट ऑफ रूल्स में आना पड़ेगा। तो रूल्स ये है कि अगर आपको सेट टाइम आउट को यूज करना है, तो उसका फॉर्मेट ये रहेगा कि आप सेट टाइम आउट लिखना, और यहां पे कॉल बैक फंक्शन, और यहां पे टाइमर। तो ये उसके रूल हो गए कि अगर आपको मेरी एपीआई को यूज करना है, हाँ जी, अगर हमको एक दूसरे के साथ बातें करनी है, तो आप इस वाले फॉर्मेट को यूज करें, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप करना क्या चाहते हैं। अब जब आप इस फॉर्मेट में डेटा को दोगे, तो ये समझ जाएगा कि इसको क्या करना है, वेब एपीआई इसको समझ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ जाएगा कि इसको मुझे 5 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही आप इसको दोगे, कौन समझेगा, ये वेब एपीआई। तो यहां पे चीजें कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, मैं अब उसकी बात करता हूं। तो ये क्या करता है कि आपने जैसे ही इसने देखा कि भैया यहां पे सेट टाइम आउट आ गया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ने देखा भैया मैं तो सेट टाइम आउट को समझता नहीं हूं, तो ये बोलेगा कि भैया ये किसका काम है, ये मेरे वेब एपीआई का काम है, वो इसको संभाल सकता है। तो मैं इसको बोलूंगा, मैं इसको लाके दे दूंगा, किसको, वेब एपीआई को। तो अब इसका काम है, ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इसको एग्जीक्यूट कराना 5 सेकंड के बाद। ये जो कॉल बैक है, इसको एग्जीक्यूट कराना 5 सेकंड के बाद। देखो वेब एपीआई ना, जो हमारा वेब एपीआई क्या है, पहले वेब एपीआई क्या, आप बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हो, भाई वेब एपीआई कहां, अरे कहां प्रेजेंट है, ये इंटरनेट पे प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, ये वाली सारी चीजें मेरे दोस्त, ये सारी चीजें आपके ब्राउजर के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर, ब्राउजर के अंदर आपके बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं अगर ब्राउजर की बात करूं ना, हाँ जी, ब्राउजर के अंदर आपके क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है। एक तो मैं जावास्क्रिप्ट इंजन की बात कर दूं, जीएस का इंजन होगा, हाँ जी, जीएस इंजन क्या है, ये जो कॉल स्टैक वगैरह आपके होते हैं, हाँ जी। इसके पास भाई आपका डॉम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, विंडो ऑब्जेक्ट। इसके बाद बहुत सारी चीजें मेरे दोस्त, बहुत सारी चीजें। इसके बाद खुद का एक टाइमर होता है, खुद का टाइमर, ठीक है, ये टाइमर होता है, हाँ जी। खुद का सर्च बार होता है इसके पास, देखा आपने, हाँ जी, ब्राउजर का, हाँ जी। तो ये सब कुछ ब्राउजर के पार्ट हैं, ठीक है। और अगर आपको इनको एक्सेस करना है, ब्राउजर की खासियत ये है कि ब्राउजर मेरा मल्टी थ्रेडेड है। क्या है, मल्टी थ्रेडेड, मतलब वो मल्टीपल टास्क को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर सकता है। और जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड, कि एक बार में एक ही टास्क को कंप्लीट कर सकता है, ठीक, हाँ जी। तो भैया यहां पे ये जो टास्क मेरा होने वाला, ये असिंक टास्क है,
असिंक टास्क का मतलब क्या है? सिंक्रोनस मतलब एक के बाद एक एग्जीक्यूट होना, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि सेट टाइम आउट वाला लास्ट में प्रिंट होगा 5 सेकंड के बाद। तो ये चीजें अचीव कैसे बनी, ये चीज अचीवेबल कैसे बनी? जी हां, तो ये असिंक बिहेवियर आया कैसे जावास्क्रिप्ट के पास? तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि भाई वो कहता है कि भैया सेट टाइम आउट का मतलब तो मुझे पता नहीं है, हाँ जी, तो सेट टाइम आउट मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। आप बता देना कि जैसे 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे आप मुझे बता देना कि अब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो मैंने किसको दे दिया ये टास्क? मेरे ब्राउजर को दे दिया। ब्राउजर क्यों है? ब्राउजर को क्यों दिया? क्योंकि ब्राउजर मल्टी थ्रेडेड है। ब्राउजर एक बार में मल्टीपल टास्क कर सकता है। वो देख सकता है कि अच्छा अगर तुम्हें टाइमर का इस्तेमाल कर रहा है, सेट टाइम आउट क्या कर रहा है? टाइमर का तो इस्तेमाल कर रहा है कि अब अगर मैं बोल रहा हूं उसे 5 सेकंड के बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पर टाइमर लगा देगा कि 1 सेकंड हो गया बाबू, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए। जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होगा अब वो बोलेगा कि ये आपका जो कॉल बैक फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट कर दो। यही तो करना था मुझे। हाँ, तो ये क्या करता है, यहां पे ये टाइमर लगा देगा। ये सब ब्राउजर के अंदर प्रेजेंट है, ये वेब एपीआई वगैरह जो भी है ना आपके, सब ब्राउजर के अंदर ये फैसिलिटी है। तो जैसे ही आपका 5 सेकंड कंप्लीट होगा, जैसे ही आपका 5 सेकंड कंप्लीट होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां पे हमारे पास ये डायरेक्ट बोलेगा कि इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करा दो। जो कॉल बैक फंक्शन था ये वाला, ये फंक्शन, इसको एग्जीक्यूट। तो इसको ये रखता है कॉल बैक क्यू के अंदर। किसके अंदर? कॉल बैक क्यू के अंदर। ये इसको उठा के यहां रख देगा, ये कॉल बैक जो आपका फंक्शन है, क्योंकि 5 सेकंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आपके 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, हाँ जी, अब उतनी देर में क्या होगा, ये ब्राउजर तो रुका नहीं होगा, हाँ जी, क्योंकि इसका टास्क क्या था? इसका टास्क ये था कि भैया सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट कराना। सेट टाइम आउट का ये मतलब नहीं समझता था, इसने इसको इसलिए इसको दे दिया वेब एपीआई को कि तुम हैंडल करो इस टास्क को, तुम हैंडल करो, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और ये अपने नॉर्मल एग्जीक्यूशन में लगा रहेगा। तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि फिर वो क्या करेगा, b=20, फिर इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ये तो एग्जीक्यूट करता जाएगा, फिर ये इन सब चीज को प्रिंट कर देगा 400, 600, 220, है ना। और मुझे पता है कि जैसे ये सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे 1 से लेकर 12th लाइन तक, मेरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहां से बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा? मेरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है भैया, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे टास्क जल्दी से फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसको तो 5 सेकंड लगेंगे, इसको तो 5 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होना है। लेकिन ये जो टास्क हैं ये तो बहुत ही कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ये पैरेलल में चल रहे हैं। इसका ये पैरेलल में चल रहा है टाइमर वाला, हाँ जी, कि 5 सेकंड हुए नहीं हुए, ये टाइम गिन रहा है, तब तक ये वाले टास्क तो एग्जीक्यूट हो सकते हैं ना, हाँ जी। ये सारे एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। जैसे ही सारे टास्क एग्जीक्यूट हो गए, इसको इन्होंने यहां से कॉल स्टैक से निकाल दिया, ठीक, हाँ जी। अब इसको उठा के उन्होंने यहां रख दिया, जैसे इसके 5 सेकंड कंप्लीट हुए। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे इवेंट लूप। इसकी जिम्मेदारी एक होती है, क्या होती है? ये देखता है कि अगर मेरा स्टैक खाली है, ठीक है, तो ये कॉल बैक क्यू से इसको उठा के यहां रख देगा। जी हां, इस फंक्शन को यहां रख देगा। कब रखेगा? जब आपका ये जो कॉल स्टैक है ये खाली होगा तब, ठीक है, हाँ जी। जैसे ही उसने देखा कि हाँ ये खाली हो गया, तब इवेंट लूप का बस ये काम है। इवेंट लूप का काम ये है कि अगर आपका कॉल स्टैक खाली हो गया तो कॉल बैक क्यू में जो डेटा रखा है उसे उठा के कॉल स्टैक के अंदर डाल दो, बस ये इवेंट लूप का काम है। ये इन दोनों पे चेक करता रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर एक फंक्शन आ गया, ठीक है, तो कॉल स्टैक का काम क्या होता है? इन सबको एग्जीक्यूट कराना। किसको एग्जीक्यूट कराना है? इन सारी लाइन को। अब तो करा सकता है ना, जैसे कॉल स्टैक के अंदर आ गया, हाँ जी, क्योंकि कॉल बैक वाला आ गया, इसके बाद जो फंक्शन था, जो आपका ये फंक्शन था, तो अब ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा। तो कैसे कराएगा? a=2 + 4 कंसोल लॉग 6, तो 6 आपका प्रिंट हो गया। और जैसे ही उसने सारी लाइन को एग्जीक्यूट कराया, अब इसको भी यहां से बाहर निकाल दो, बस। एट द एंड जो आपका कोड इंप्लीमेंट होगा वो आपका कॉल स्टैक ही करेगा, कॉल स्टैक ही उसको इंप्लीमेंट करेगा एट द एंड, ठीक है। इसलिए मैंने उसको क्या करा, कॉल बैक क्यू से उठा के कहां रख दिया? कॉल स्टैक के अंदर रख दिया, ठीक। अब आप ये मत सोचना, कई बच्चे ये सोचते हैं कि भैया इस कॉल बैक क्यू की जरूरत क्यों पड़ी हमें। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होता है, भैया ये कॉल बैक क्यू की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। जैसे ही 5 सेकंड हो गए थे, डायरेक्ट उस डेटा को यहीं डाल देते स्टैक के अंदर। मुझे ये चेक करने की जरूरत क्यों है कि मेरा ये कॉल स्टैक खाली है या नहीं है, और उसके बाद मैं उसको डाल रहा हूं। शायद कभी तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना, हाँ जी, कि यहां अभी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पड़ा है, हाँ जी, और यहां पे जो डेटा था, यहां से जो डेटा आया था आपका, ठीक है, जो भी आपका कॉल बैक फंक्शन था वो रेडी है, उसको आप बिल्कुल, उसका टाइम कंप्लीट हो चुका है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन अभी भी एग्जिस्ट करता है,
ठीक है, उसके सारे कोड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं है। पॉसिबल हो सकता है, हाँ जी, लेकिन वो इसका इंतजार क्यों करता है कि पहले ये खाली हो और उसके बाद मैं इस एलिमेंट को यहां डालूंगा। इसका आंसर हम थोड़ी देर में जानेंगे। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। एक और एग्जांपल, ठीक है, यहां पे फिर से वही, अगर मैं इसको बोलूं यहां पे सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करता है, हर 2 सेकंड में इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, हर 2 सेकंड में। ये कैसे काम करेगा, फिर से वही, आपके पास कॉल स्टैक होगा। देखो एग्जांपल हम करते जाएंगे और बेटर हुआ हमारा कोडिंग होता जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। देखो कॉल स्टैक है, हाँ जी, पहले काम क्या होगा, पूरे कोड को इसके अंदर डालना। तो क्या क्रिएट होगा भैया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये मैं कंसोल ले लेता हूं और ये आपकी वेब एपीआई है। वेब एपीआई के साथ कैसे ये इंटरेक्ट कर रहा है। वेब एपीआई हमने देख लिया कि भैया उसके साथ सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, इंटरवल वाला है, हाँ जी, फैच है, बहुत सारी चीजें इसके पास है, कंसोल है, हाँ जी। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, कंसोल को मेरा जावास्क्रिप्ट भी नहीं समझता, तो देखो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा बिहाइंड द सीन। तो अब मुझे 1 से लेके 16 लाइन तक एग्जीक्यूट कराना है, 1 से लेके 16 लाइन तक कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो देखो फर्स्ट लाइन पे गया, इसने कहा कंसोल लॉग हेलो कोडर आर्मी प्रिंट कर दो। अब एक्चुअल में कैसे काम कर रहा होगा, इसको नहीं पता मेरे जावास्क्रिप्ट को कंसोल का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये एपीआई, वेब एपीआई इसके कंसोल को कॉल करेगा, हाँ जी, और इसने जैसे ही देखा कि अच्छा हेलो कोडर आर्मी को प्रिंट करना है, तो सीधा यहां पे हेलो कोडर आर्मी प्रिंट करा देगा, हेलो कोडर आर्मी प्रिंट करा देगा, सीधा सीधा, ठीक, हाँ जी। अब अगला क्या है भैया, अगला देखा उसने सेट टाइम आउट, सेकंड लाइन खाली थी, थर्ड देखा सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या करेगा कि भैया इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ये जो कॉल बैक है इसको एग्जीक्यूट कराना है, ओके, ठीक है भैया, करा देंगे एग्जीक्यूट, ओके। और कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड का इसने टाइमर लगा दिया, ठीक, हाँ जी, ठीक है। अब अगले इसमें गया सेट इंटरवल, इसने देखा ये वाला जो फंक्शन है, अगला कॉल बैक ले लेता हूं, अगला कॉल बैक, ठीक है, और इस वाले प्रोग्राम को हर 1-2 सेकंड में एग्जीक्यूट कराना है। सेट इंटरवल क्या कहता है, हर 2 सेकंड में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओ, ठीक है, हाँ जी। इसने इसको भी नहीं देखा। अब यह इस लाइन पे पहुंच गया, b = 20, b को 20 दे दिया, ARR, ये अभी पैरेलल में खुद काम कर रहे होंगे, ये काम चल रहा होगा, और ये मेरी क्या है, कॉल बैक क्यू है, ठीक, हाँ जी। अब एरे यहां पे डिफाइन हो गया, फिर इसने यहां से वैल्यू को सारी प्रिंट कर दिया, जैसे हमारे पिछली बार हुआ होगा। तो यहां पे 400 प्रिंट हो गया होगा, हाँ जी, और यहां पे 3 × 600, हाँ जी, और 11 × 220, ये सब प्रिंट हो गया। अब जैसे इसने सारे टास्क को कंप्लीट करा, इसने देखा कि भाई मैं सारे टास्क को कंप्लीट कर चुका हूं, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से ये बाहर निकल गया, सिंपल सा। अब यहां पे क्या हो रहा होगा, यहां पे चल रहा होगा टाइमर, ठीक है, कि 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड, क्योंकि इसके बाद टाइमर का एक्सेस होता है, मेरे वेब एपी के पास टाइमर का भी एक्सेस होता है, ठीक है। तो यहां पे ये मल्टीपल टास्क चल रहे हैं, इसके बाद 2 टास्क एक साथ हैं, एक इसके टाइमर को देखना और एक इसके टाइमर को देखना, 2 टास्क एक साथ देख रहा हूं, एक इसके लिए टाइमर, एक इसके लिए टाइमर। मैंने कहा ना कि मेरा जो ब्राउजर है वो मल्टी थ्रेडेड है, उसके बाद वो मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकता है, मल्टीपल टास्क। तो इसको मैंने 2 टास्क दे दिए कि एक मैंने सेट टाइम आउट दे दिया, इसका 5 सेकंड गिनते रहियो, और ये 2 सेकंड, जब इसके 2 सेकंड हो जाएंगे मुझे बता दियो, ऐसे 5 सेकंड हो जाएंगे तो मुझे बता दियो। तो इसको मैं कॉल बैक 1 बोल देता हूं, इसको मैं कॉल बैक 2 बोल देता हूं, ठीक, हाँ जी। अब यहां पे क्या होगा कि मान सबसे पहले तो इसके 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, हाँ जी, तो ये आ जाएगा मेरे किसके अंदर, कॉल बैक क्यू के अंदर। तो ये CB2 वाला आ गया, मैं इसको बता भी देता हूं, ये मेरा हो गया CB2 और ये हो गया मेरा CB1, कॉल बैक 1, ताकि आपको आइडिया रहे। तो ये मेरा कॉल बैक 2 हो गया, हाँ जी, ये यहां आ गया। अब यहां पे मैंने क्या कहा, इवेंट लूप होता है, इवेंट लूप होता है। अब इसकी जिम्मेदारी है भाई, सारी इसकी जिम्मेदारी है कि भैया यहां चेक करते रहना कि जैसे ये खाली होगा, अगर यहां कुछ प्रेजेंट है इसको यहां डाल दो। जैसे ये CB2 यहां आया, कॉल बैक 2, तो जैसे स्टैक के अंदर कुछ आता है तो स्टैक का काम होता था सीधा जावास्क्रिप्ट का काम कि उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। तो ये जैसे एग्जीक्यूट कराएगा तो इसका काम क्या होगा, यहां पे इस I am fast को प्रिंट कराना, I am fast, तो I am fast प्रिंट हो गया, ठीक, हाँ जी। और जैसे ही उसने पूरे टास्क को कंप्लीट कर दिया, ये यहां से भी बाहर, क्यू से भी बाहर, 2 सेकंड हो गए, हाँ जी, क्योंकि ये CB2 वाला क्या है आपका, ये CB2 वाला क्या है आपका, बताइए, CB2 वाला आपका क्या है, ये है मेरा सेट इंटरवल, हर 2 सेकंड में एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। 2 सेकंड और हो गए, फिर से CB2 यहां आ गया। अभी तक मेरा टोटल टाइम 4 सेकंड हो चुका है, पहले 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड, फिर से CB2 को यहां डालेगा और फिर से ये इंस्ट्रक्शन यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी जो भी CB2 के अंदर है, फिर से I am fast प्रिंट हो जाएगा। टाइमर आपका चले जा रहा है, टाइमर आपका चले जा रहा है,
ठीक है, फिर अगला 1 सेकंड हो गया 5 सेकंड, जैसे 5 सेकंड होंगे तो अब उसे पता है कि उसको CB1 वाले को यहां डालना है। ठीक, हाँ जी, कॉल बैक 1 वाला यहां पे आ गया, फिर से उसको यहां पे वो इसको डालेगा। इवेंट लूप का काम है, जैसे ये खाली दिखेगा इसको यहां ये भर देगा CB1 उसने जैसे यहां पे देखा क्या करेगा, फिर से अगर जैसे CB1 देखा कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट, तो इसका आंसर 6 प्रिंट करा देगा। फिर आपका टाइमर 6 सेकंड हुआ, 6 सेकंड में मुझे पता ये हो जाएगा क्योंकि इसके लिए 2 सेकंड हो चुके हैं। फिर से CB2, तो ये टास्क आपका चलता जाएगा। तो इवेंट लूप का सिंपल सा एक टास्क है। इवेंट लूप अगर आपको पूछेगा भैया सर जो मेरी कॉल बैक क्यू होती है और जो मेरा कॉल स्टैक होता है, अगर उसको दिखा कि कॉल स्टैक खाली हो चुका है तो वो कॉल बैक क्यू से एलिमेंट को उठाएगा, उस फंक्शन को उठाएगा और उसे कॉल स्टैक के अंदर डाल देगा। प्लीज इसको दिमाग में डाल देना, बहुत सारे लोग इतनी मिस्टेक करते हैं, मैं क्या ही बोलूं आपको। देखो कई लोग पता क्या गलती करते हैं कि अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं console.log हेलो, ठीक, हां, और यहां पे मैंने कोई सेट टाइम आउट लगा रखा है, सेट टाइम आउट, ऐसे करके यहां पे लिख रहा हूं कॉल बैक, ठीक है, हां, बहुत ध्यान से समझना इस लाइन को। और मैंने क्या करा, ये जो है ना इसका मैंने 0 दे दिया, सेट टाइम आउट वाले को मैंने 0 दे दिया कि भैया 0 सेकंड में तुझे एग्जीक्यूट होना है। और मान लो इसके बाद भी हमारे 1000 लाइन ऑफ कोड है, 1000 लाइन ऑफ कोड है, मतलब ऐसी कि कहीं पे मैंने एरे बना रखा है, कहां पे कुछ बना रखा है, मतलब कोई भी असिंक्रोनस टास्क मैंने नहीं लिख रखा है, ठीक है। और लास्ट में जाके आपका एक कर रहा हूं मैं console.log end, 1000 लाइन ऑफ कोड है यहां से लेके यहां तक। आप गेस कर सकते हो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट क्या आएगा। अगर आपने सही गेस किया, मेरा जो आउटपुट आएगा इसका ये आएगा हेलो, फिर ये तो चला जाएगा किसके अंदर, ये किसके अंदर चला जाएगा, जो मेरा वेब एपीआई है, ठीक है, वहां चला जाएगा। बस वेब एपीआई वाला जैसे ही दिखेगा उसे पता कि हर 0 सेकंड होंगे मुझे इसको कहां डाल देना है, किसके अंदर डाल देना है, क्यू के अंदर डाल देना है, ये जो है कॉल बैक क्यू, ठीक, हाँ जी। अब ये आ चुका है कॉल बैक क्यू के अंदर, क्योंकि इसने कहा था कि 0 सेकंड के अंदर इसको कॉल बैक क्यू के अंदर डाल देना, ये जो आपका कॉल बैक है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अभी मेरा जो स्टैक होगा उसके अंदर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, अब वो लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी ये कॉल बैक इसके अंदर नहीं घुस सकता। क्यों नहीं घुस सकता, क्योंकि इवेंट लूप की जिम्मेदारी क्या है, यहां से इस कॉल बैक को उठा के जो भी आपका ये फंक्शन है इसको कॉल स्टैक के अंदर डालना। लेकिन वो डालेगा कब, जब मेरा कॉल स्टैक खाली होगा। तो पहले ये सारी लाइन एग्जीक्यूट होंगी, ठीक, फिर लास्ट में आपका एंड प्रिंट होगा, हाँ जी, और जैसे ही ये खाली होगा उसके बाद इवेंट लूप क्या करेगा, इस CB वाले को इसके अंदर डाल देगा मेरे दोस्त। अब ये इसको डालेगा और लास्ट में फिर ये कॉल बैक प्रिंट होगा। बहुत लोग इसे गलत तरीके से डिफाइन करते हैं कि वहां जाने में कुछ टाइम लगेगा, फिर यहां से आने में टाइम लगेगा। नहीं भाई, जब तक आपका कॉल स्टैक खाली नहीं होगा तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो वहां डालेगा नहीं इवेंट लूप से तभी डालेगा। और इसके पीछे के आंसर सिंपल सा है कि हम यहां पे नहीं चाहते कि मैं यहां पे रेस अराउंड कंडीशन अराइज कर दूं। रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है भैया, रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है, देखो अगर मैं इसको अलाउ कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको अलाउ कर दूं, खुद सोचो, अगर मैं इसको अलाउ कर दूं बीच में, ठीक है, कि भैया इवेंट लूप क्या करेगा कि जैसे ही उसको क्यू के अंदर कोई एलिमेंट दिखा वो सीधा इसके अंदर डाल देगा बिना चेक करे कि यहां स्टैक के अंदर कोई प्रेजेंट है या नहीं है। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो आउटपुट होगा वो इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। मेरा जो आउटपुट होगा ना, हाँ जी, जो मेरा रिजल्ट होगा फाइनल, वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। मतलब मान लो आपके पास कोई आपकी खुद की डिवाइस है, ठीक है, हाँ जी, आपने यहां पे लिख दिया, मान लो आपने यहां पे लिख दिया 1 सेकंड का टाइमर, ठीक है, हाँ जी। अब इसने क्या करा, आपके 2 अलग अलग डिवाइसेस हैं, हाँ जी, क्योंकि जब मेरा कोड चलेगा तो हर एक डिवाइस में सेम आउटपुट आना चाहिए, सेम रिजल्ट जनरेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर रेस अराउंड कंडीशन हो गई तो हर एक डिवाइस में अलग अलग आंसर आ सकते हैं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, मान लो आपकी जो डिवाइस है उसने कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया ऐसे करके, ठीक है, और मान लो जब सेट टाइम आउट इसके अंदर गया, इसके अंदर ये आपका रहा वेब एपीआई, हाँ जी, वेब एपीआई में मैंने 1 सेकंड का रख रखा है, जैसे 1 सेकंड कंप्लीट होगा वो उसको इसके अंदर डाल देगा, हाँ जी, और उसके बाद इवेंट लूप इसे डायरेक्ट डाल देगा बिना चेक करे, ठीक है, कि इसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है,
ठीक, अगर मैं बोल दूंगा कि अगर ये अलाउड मैं कर दूं, ठीक, मान लो उस 1 सेकंड के दौरान जब उसने यहां पे गया, वो उसने मान लो 300 लाइन, मैंने कहा था ना यहां से लेके यहां तक 1000 लाइन है, 300 लाइन एग्जीक्यूट कर दी, 300 लाइन एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है, हाँ जी, जिस डिवाइस में आप कर रहे हो, ठीक है। और जब ये इसके अंदर आया तो आपने कहा पहले मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, जो भी इसका काम होगा, ठीक है, फिर बाकी की जो 700 लाइन है उनको प्रिंट कराऊंगा, उनको एग्जीक्यूट कराऊंगा। अब अगर मैं किसी दूसरी डिवाइस में गया, किसी दूसरी डिवाइस में यह पॉसिबल हो सकता है कि भैया मेरे उसी टाइम फ्रेम में, उस 1 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड लगेगा ना, तो अगर मैंने इसको 1 सेकंड का टाइमर दे रखा है, 1 सेकंड का टाइमर, ठीक है, तो किसी डिवाइस में ऐसा होता है अगर यहां पे बीच में 1000 लाइन लिखी है कोड, तो मान लो 400 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया और 600 लाइन बचा हुआ है, हाँ जी, तो ये क्या करेगा कि 400 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया, हाँ जी, फिर आपका ये कॉल बैक वाला एग्जीक्यूट हुआ और फिर आपका ये 600 हुआ। इससे क्या होगा, आपका आउटपुट अलग आ सकता है, इनकंसिस्टेंट आ सकता है, आपका डेटा आ सकता नहीं आ सकता, जो भी आप मैथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहां पे रेस अराउंड कंडीशन हो गई, डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है इसकी वजह से, इसीलिए अलाउड नहीं है कि जब कॉल स्टैक खाली होगा तभी उसको डाला जाएगा मेरे दोस्त, ठीक, क्या चीज क्लियर है, हाँ जी। चलिए, अब ये तो हमने समझ लिया कि भाई ये फर्स्ट क्लास कैसे काम कर रहा है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हमने लिया एक फैच ऑपरेशन, ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट वाले होते हैं, इवेंट लिस्नर, जो हमारे इवेंट लिस्नर होते हैं, ठीक है, वो भी क्या है हमारे, किसके पार्ट है, वेब एपीआई का पार्ट है, हाँ जी, जो आपके इवेंट लिस्नर है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखता हो ना, हाँ जी, वो भी वेब एपीआई का पार्ट है। आपका जावास्क्रिप्ट नहीं समझता किसी को, उस वजह से किसी को नहीं समझता। जब आप ऐड इवेंट लिस्नर करते हैं, मैं मान लो कि मेरे उसमें 4 बटन है जिन पे मैं लिसन कर रहा हूं, ये 4 बटन, इनमें मैं लिसन कर रहा हूं, इसको भी सुन रहा हूं, इसको भी सुन रहा हूं, इसको भी सुन रहा हूं और इसको भी सुन रहा हूं, मतलब क्लिक ऑपरेशन मैंने लगा रखा है। क्या ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल हो पाएगा, जावास्क्रिप्ट से कि एक साथ में 4 जगह सुन पाऊं, एक साथ 4 जगह नहीं हो पाएगा ना मेरे दोस्त, कैसे हो पाएगा, क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है, एक बार में एक ही टास्क एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक बार में वो एक ही को सुन पाएगा, अगर वो सिंगल थ्रेडेड होगा, इनको नहीं सुन पाएगा, इनको नहीं सुन पाएगा, एक बार में एक ही। इसलिए जो मेरे इवेंट लिस्नर है वो भी किसके पार्ट है, मेरे वेब एपीआई, ठीक, हाँ जी, वहां पे जो इवेंट लिस्नर है, क्योंकि मेरा जो ब्राउजर है वेब एपीआई उसी के अंदर है, हाँ जी, तो मेरा ब्राउजर इतना स्ट्रांग है, क्यों है, क्योंकि वो मल्टी थ्रेडेड है, वो इन सबको एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है, ऐसे करके एक साथ वो मल्टीपल लोगों को एक साथ सुन सकता है, क्योंकि वो मल्टी थ्रेडेड है, मल्टीपल थ्रेड एक साथ काम कर रही है वहां पे। सिंगल थ्रेड वाला एक बार में एक ही टास्क, मल्टी थ्रेड मतलब मल्टीपल टास्क आप एक बार में एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब मान लो अगर मैं यही टास्क ऐसे करके 2 + 3 और कंसोल लॉग 4 + 6, तो अगर ये सिंगल थ्रेडेड होता तो सिंगल थ्रेडेड मतलब पहले ये टास्क एग्जीक्यूट होगा, हाँ जी, एक बार में एक ही टास्क, और फिर ये टास्क एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मल्टीपल थ्रेडेड में ये दोनों टास्क एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएंगे दोनों एक ही बार में। ऐसा नहीं होगा पहले इसको कर रहा फिर इसको, नहीं, दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। ये होता है मल्टी थ्रेडेड में, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडेड में वो क्या कर सकता है, सारे बटन को एक साथ लिसन कर सकता है, क्योंकि मेरा जो डॉम है, जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो किसका पार्ट है मेरा, मैंने कहा ना जो डॉक्यूमेंट है किसका पार्ट है, मेरे वेब एपीआई का पार्ट है। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट को क्रिएट करना है, लिसन करना है, कुछ भी करना है, वो हैंडल करता है। और सेम कहानी वहां पे भी फॉलो होगी, सेम कहानी, ठीक। वो क्या करता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान लो आप किसी एलिमेंट पे लिसन कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई बटन है पर्टिकुलर जिसको आपने सेलेक्ट किया है, उसमें आपने इवेंट लिसनर लगा दिया, ऐड इवेंट लिसनर, ऐसे करके लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, हाँ जी भैया। और इवेंट लिसनर आपने लगाया क्लिक, कॉमा, और आपने इसको दे दिया एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट कराने के लिए, जो भी इसका होगा, कंसोल लॉग हेलो, ये आपने इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए दे दिया, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, मान लो आपके कोड में पूरा यही है, यहां पे ऊपर एक कंसोल लॉग है सिंपल सा कोडर, ठीक। तो अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, ठीक, तो ये क्या होगा, सबसे पहले कॉल स्टैक के अंदर आएगा, हाँ जी, सबसे पहले मुझे पता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन क्रिएट होगा, हाँ जी, और यहां पे मेरे वेब एपीआईज हैं और यहां पे मेरा कॉल बैक क्यू है,
ठीक है। अब ये जैसे एक एक करके लाइन को रीड करेगा, पहले उसने इसको करा कोडर को, हाँ जी, कोडर को प्रिंट कर दिया। जैसे इसको उसने देखा कि मुझे इवेंट को लिसन करना है, कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूं मुझे इसको लिसन करना है, ठीक है। तो इवेंट लिसनर का काम इसका नहीं है, तो ये जाएगा इसके पास और इसको दे देगा कि भैया इसको लिसन करना है, ठीक है। क्लिक वाला इवेंट आपको लिसन करना है किस पे, बटन पे, हाँ जी। और जैसे वो हो जाएगा आपको ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, ये फंक्शन को जो भी आपने कॉल बैक दिया है, कॉल बैक फंक्शन, ये इसका काम है, ठीक। तो इसकी जिम्मेदारी क्या हो गई कि आपका एक कॉल बैक फंक्शन होगा, ठीक है, हाँ जी। इस पे मुझे क्लिक वाले को देखना है किसके ऊपर, बटन के ऊपर, ठीक, हाँ जी। अब जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये कॉल बैक फंक्शन इसको दे देगा, कॉल बैक क्यू के अंदर आ जाएगा, कॉल बैक क्यू के अंदर, कॉल बैक कॉल इसके अंदर, कॉल बैक क्यू के अंदर, हाँ जी। और जैसे ही आपका यहां से खत्म हो जाएगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, सारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई। इवेंट लूप का काम क्या है, इसको यहां पुट करना, इस कॉल बैक को, और कॉल बैक जैसे ही इसके अंदर आएगा इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है, एक एक करके सारे टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है किसके अंदर, कॉल स्टैक के अंदर। तो कंसोल लॉग हेलो को प्रिंट कर देगा, जैसे हेलो प्रिंट हो गया फिर से यहां पे वो ध्यान देगा क्या फिर से मेरा बटन क्लिक हुआ है, अगर फिर से क्लिक हुआ होगा ये तो हट जाएगा क्यू से, अगर फिर से क्लिक हुआ होगा तो ये फिर यहां जाएगा। मान लो आपने 10 क्लिक फटाफट कर दिए, फटाफट फटाफट फटाफट, तो 10 के 10 यहां पे आ जाएंगे कि इस फंक्शन को 10 बार एग्जीक्यूट करो, इस फंक्शन को 10 बार एग्जीक्यूट हो। अब इवेंट लूप क्या करेगा, एक करके उठाएगा यहां डालेगा, फिर एक करके उठाएगा यहां डालेगा, उठाएगा यहां डालेगा, ठीक है। कब डालेगा, जब ये आपका खाली होगा, ठीक, हाँ जी। तो इसका टास्क क्या है, इसने सबसे पहले वाले को उठाया यहां डाला, ये जैसे एग्जीक्यूट हुआ इसका काम खत्म हुआ, हेलो प्रिंट करा, इसको ये निकाल देगा, फिर अगले वाले को उठाएगा, अगला वाला ये है, इसको यहां डालेगा, इसका टास्क जैसे ही कंप्लीट हुआ इसको बाहर निकाल देगा, फिर अगले वाले को उठाएगा जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक, ठीक, हाँ जी। अब हम जानते हैं अगला जो हमारा होता है एक फैच ऑपरेशन, जिसको हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोमिसेस, ठीक है। प्रोमिस क्या है हमारा, प्रोमिस क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, हाँ जी। अब हम इसके बारे में जानते हैं यहां पे क्या होने वाला है। अगर मुझे इस सारी लाइन को एग्जीक्यूट कराना है, मुझे पता अभी आपको फैच ऑपरेशन कुछ समझ नहीं आया होगा। फैच का काम यह है कि आपके डेटा को फैच करके लाना, ठीक है, कि आपने एक रिक्वेस्ट मारी, वहां से कुछ डेटा आएगा, हाँ जी, और जैसे वो डेटा आया उसके ऊपर आप कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। अभी आप सिर्फ ये समझो कि आपने एक डेटा को, आपने यूट्यूब से कोई डेटा फैच किया, लेके आए, हाँ जी। अब आप उस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन, कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। जैसे वो डेटा आ जाएगा तो अब आप उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक, हाँ जी। और ये जो फैच ऑपरेशन होता है ये मेरा असिंक होता है, असिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस क्यों होता है, क्योंकि असिंक्रोनस टास्क कौन से हैं, जो इमीडिएट एग्जीक्यूट नहीं होने वाले, जिनको एग्जीक्यूट होने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे मेरा इवेंट लिसनर है, इवेंट लिसनर एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होता है ना, वो एग्जीक्यूट कब होगा, जब वहां पे कोई क्लिक बटन होगा, कोई सबमिट होगा तब। जैसे मेरा सेट टाइम आउट है, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होता, वो कब होगा, जो भी मैंने उसको टाइमर दिया, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। सेट इंटरवल का काम भी सेम है, इवेंट लिसनर का काम भी सेम है। ऐड इवेंट लिसनर कब एग्जीक्यूट होता है, इमीडिएट नहीं होता ना, हाँ जी। ये कोड रीड कर दिया, लगा दिया, उसको अप्लाई कर दिया, नहीं। कब होता है ट्रिगर, कि मान लो अगर मैंने इसको क्लिक वाला करा है तो तब जाके वो ट्रिगर होगा, तब जाके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इन सारे टास्क को हम कहते हैं असिंक्रोनस, जो इमीडिएट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कि कोड ने लाइन पढ़ी और उसी टाइम एग्जीक्यूट कर दे, नहीं, उसी टाइम नहीं होते एग्जीक्यूट। कब होंगे, जब वो पर्टिकुलर कंडीशन मीट होगी। जैसे सेट टाइम आउट का क्या होता है कि 5 सेकंड बाद इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो 5 सेकंड के बाद होगा। इवेंट लिसनर में अपनी कंडीशन लगाई रहती है, वो कोड एकदम एग्जीक्यूट नहीं होता, कि जब कुछ होगा, जब क्लिक होगा, ठीक है, जब फॉर्म सबमिट होगा तब मुझे इस कोड को एग्जीक्यूट करना है ना, हाँ जी। तो सेम होता है फैच का। तो फैच क्या करता है, आपके लिए डेटा लेके आता है, आपके लिए डेटा लेके आता है। तो अभी वो डेटा लेके आ रहा है यूट्यूब से, ठीक है। तो जो डेटा लाने का प्रोसेस है, ठीक है, पहले सर्वर पर जाएगा, फिर वहां से उठा के आपके पास डेटा आएगा, तो कुछ टाइम तो लगेगा ना। इमीडिएटली तो ये फंक्शन चलेगा नहीं, हाँ जी, इमीडिएट नहीं चल सकता। चल जाएगा क्या एकदम से, नहीं, पहले डेटा आएगा, हाँ जी। डेटा आने में कई बार टाइम भी लग सकता है, क्या पता इंटरनेट इशू हो, ठीक है, क्या पता सर्वर डाउन हो, है ना, तो डेटा आने में टाइम लग सकता है, हाँ जी। तो ये फैच ऑपरेशन आप ऐसे समझ लो, यहां से डेटा आया, जैसे ही डेटा आएगा आपको इस वाले फंक्शन को, इस कॉल बैक को एग्जीक्यूट कराना है, ये समझ लो, ठीक, हाँ जी। अब यहां पे हमने तो ये बना रखा है प्रॉमिस, अभी हम प्रॉमिस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कैसा टास्क हो गया, असिंक टास्क हो गया, जो इमीडिएट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, जिसको एग्जीक्यूट करने में कुछ टाइम लगेगा, कि जब डेटा आएगा उसके बाद मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है, जब डेटा आएगा, ठीक। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो इसके लिए सेम आपका एक कॉल स्टैक होता है,
वही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। हाँ जी, ये आपकी वेब एपीआई रही। हाँ जी, यहां पे एक फैच रहता है, ये आपकी वेब एपीआई है, बहुत बढ़िया। ये आपका कॉल बैक क्यू होगा, ठीक है। अब एक एक करके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। पहले कंसोल लॉग आई एम फर्स्ट प्रिंट हो गया। अब अगला देखा उसने फैच। इसने बोला जो फैच है ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये वेब एपीआई का पार्ट है, तो ये इस पूरे को उठा के इसको दे देगा, इसको, ठीक है। तो ये इसका काम है, इस कॉल बैक को एग्जीक्यूट कराना, इस कॉल बैक को एग्जीक्यूट कराना। जैसे ही आपके पास ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा, कॉल बैक क्या है, ये कंसोल लॉग हेलो को प्रिंट कराना, ठीक। हाँ जी, तो जैसे ये डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, फैच कर रहा हूं, डेटा लेके आ रहा हूं, डेटा एकदम नहीं आएगा। देखो मेरे जो टास्क होते हैं, ठीक है, कोई टास्क ऐसा होगा जिसको मैं इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर सकता हूं। वो इमीडिएट कैसा होगा कि a इक्वल टू 2+3, तो इस टास्क को मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है 2+3 5 होता है, तो a के अंदर वो डायरेक्ट चले जाएंगे। लेकिन जो टाइम आउट वाले हैं वो डिपेंडेंट है कि भैया इसको मुझे 5 सेकंड के बाद करना है, तो वहां पे मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अपने कोड को रोक के रख दूंगा ऐसे कि भैया 5 सेकंड तक हम चलो वेट ही कर लेते हैं। नहीं, हम बोलेंगे चलो ये तो काम होता रहेगा, तब तक हम कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे एक एडवांटेज मिल रही है कि भैया जितने टाइम पे वो डेटा आएगा सर्वर से, तब तक मैं कुछ और काम कर लेता हूं। क्यों मैं इसी पे अटके रहूं। जब अगर मैं सेट टाइम आउट की बात करूं, जब वो 5 सेकंड के बाद मुझे उस फंक्शन को रन करना है, ठीक है, उस 5 सेकंड के अंदर मैं बाकी चीजें भी तो काम कर सकता हूं। हाँ जी, ऐसा ना हो कि मैं उसी के चक्कर में बैठे रहूं, उस 5 सेकंड में कुछ और काम भी कर सकता हूं, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा काम है जो मैं कर सकता हूं, ठीक है, मुझे पता है इसमें मुझे टाइम लगेगा, तो इस सबको वेब एपीआई को दो, ये सब वेब एपीआई के, ठीक। हाँ जी, तो इसने देखा कि जैसे आपका डेटा आ जाएगा ये देखता रहेगा, ठीक है। आइए तो नॉर्मली अपने कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। उसके बाद इसने आई एम लास्ट को प्रिंट कर दिया, और जैसे ये सारे प्रिंट हुए, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म। हाँ जी, अब मान लो उसके बाद डेटा आ गया, जो भी डेटा आपको चाहिए था, ठीक है। जैसे वो डेटा आ गया, अब इसको प्रिंट करना है, इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो ये क्या करता है, जो हमारे प्रोमिसेस होते हैं, प्रोमिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, इनको ये अलग क्यू में डालता है, माइक्रो स्टैक क्यू, माइक्रो टास्क क्यू, सॉरी, इस क्यू का अलग नाम होता है, ठीक। तो ये वाला इसके अंदर जाएगा, ठीक। अब माइक्रो टास्क क्यू मेरा इवेंट लूप जो होता है, ठीक है, उसका काम सेम है। उसका काम ये पहले यहां चेक करना कि क्या यहां कुछ अवेलेबल नहीं है। जैसे ये खाली दिखा तो पहले ये जाएगा माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कि क्या यहां पे कोई इवेंट रखा है, कुछ रखा है, तो पहले ये प्रायोरिटी देता है माइक्रो टास्क क्यू को, ठीक है। माइक्रो टास्क क्यू से एलिमेंट को रख दिया। हाँ जी, अगर माइक्रो टास्क क्यू खाली है तब ये इस कॉल बैक क्यू के अंदर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास दो क्यू होते हैं, एक माइक्रो टास्क क्यू, एक कॉल बैक क्यू। प्रायोरिटी माइक्रो टास्क क्यू की ज्यादा होती है। अब माइक्रो टास्क क्यू के अंदर वो जाते हैं जो होते हैं मेरे प्रोमिसेस के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। और जो मेरे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये नॉर्मल चीजें हैं, ये सब कॉल बैक क्यू के अंदर जाते हैं, ठीक है। जो हमारे प्रोमिसेस हैं ये जाते हैं बस किसके अंदर, मेरे माइक्रो टास्क क्यू के अंदर। एक और होता है जो माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जाता है, मैं चाहता हूं वो आप होमवर्क पे ढूंढें, ठीक है। बाकी सारे मेरे कॉल बैक क्यू के अंदर आते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना असाइन टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए अभी टाइम लगने वाला है। असाइन टास्क क्या होते हैं, अगर मैं आपको बोलूं असाइन टास्क क्या, कौन से टास्क हैं जो इमीडिएट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, जिनको कंप्लीट होने में शायद कुछ समय लगे, वो समय हमें पता नहीं है, शायद 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, है ना। हाँ जी, अभी नहीं होने वाले, इतना हमें पता है कि अभी इमीडिएट तो नहीं होगा एग्जीक्यूट। हाँ जी, तो ये जाते हैं माइक्रो टास्क क्यू के अंदर और ये सबसे पहले इंप्लीमेंट होते हैं। अब प्रॉमिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने बहुत सारी चीजें यहां पे कवर कर ली हैं और ये वाली सीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हमको पता चल चुका है कि ये हमारे फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, कोड कैसे काम करता है, ठीक, एक एक करके पूरी लाइन कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो इन सबको आज मैंने इन डिटेल हम सब ने डिस्कस किया है। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई पार्ट ऐसा हो जिसमें आप कंफ्यूज हो, प्लीज उसे रिपीट में देखें। ये एडवांस टॉपिक है जिससे आपके दिमाग के जो पुर्जे हैं वो खुलेंगे, और जब आपके दिमाग के पुर्जे खुलते हैं ना, वो उसी में मजा आता है आपको, ठीक। ये वेब एपीआई, ये सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, फैच, डॉम, कंसोल, ये इसके पार्ट क्यों हैं, क्या आपने कभी सोचा? हाँ जी, सोचो, जब तक सोचोगे नहीं ना तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ जी, ठीक, ओके। तो आई होप सेशन में मजा होगा। तो सेशन को रैप अप करते हैं और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।